नमस्कार। आज क्लियर कट में बात साउथ कोरिया के शेयर बाजार की। पिछले कुछ दिनों में साउथ कोरिया का शेयर मार्केट दुनिया भर के ट्रेडर्स की वॉच लिस्ट में है। साउथ कोरिया का निफ्टी यानी कोस्पी कभी एक दिन में 6% टूट जाता है, कभी मार्केट खुलते ही इतनी पैनिक सेलिंग आती है कि ट्रेडिंग कर्व्स लगाने पड़ते हैं। कभी एसके हाइनेक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे हैवीवेट शेयर 8%, 10%, 12% तक हिल जाते हैं। आमतौर पर अगर आप देखें तो किसी भी देश का मुख्य इंडेक्स ऐसे बिहेव नहीं करता। निफ्टी 1-1.5% गिर जाए तो इंडिया में डिबेट शुरू हो जाती है, 2-3% तक गिर जाए तो हेडलाइन बन जाती हैं, इससे ज़्यादा गिरावट आ जाए तो पैनिक आ जाता है। तो फिर कोरिया जैसा डेवलप्ड इंडस्ट्रियल मार्केट एक एक दिन में 8%, 10% के झूले क्यों झूल रहा है? ये सिर्फ एक गिरावट की कहानी नहीं है, ये दरअसल एआई की भूख की कहानी है, मेमोरी चिप्स की कहानी है, रिटेल इन्वेस्टर्स के जोश की कहानी है, लेवरेज्ड ईटीएफ की कहानी है, फॉरेन इन्वेस्टर की बेचैनी की कहानी है। और ये इस बात की कहानी है कि आज दुनिया का स्टॉक मार्केट सिर्फ कंपनी की अर्निंग से नहीं, पोजीशनिंग से भी चलता है। 2026 सबसे लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन आप देखिए तो कोरिया का कोस्पी करीब 6.4% तक टूट गया। एसके हाइनेक्स करीब 11.5%, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स करीब 8.8% फिसल गया। इससे पहले एसके हाइनेक्स अपनी नेस्डेक लिस्टिंग के बाद कोरिया में 15% से ज्यादा टूट चुका था और कोस्पी में ट्रेडिंग हॉल्ट तक लग चुका था। तो सवाल साफ है, कोरिया के बाजार में ये बेचैनी क्यों है और इंडियन व्यूअर्स को इसकी चिंता होनी भी चाहिए या नहीं? नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर और आप देख रहे हैं क्लियर कट। क्लियर कट में आज बात करेंगे साउथ कोरिया के शेयर मार्केट की। कोस्पी इतना बेचैन क्यों है? एसके हाइनेक्स और सैमसंग बाजार को क्यों हिला रहे हैं? एसके हाइनेक्स के यूएस लिस्टेड एडीआर के बाद क्या बदला? लेवरेज्ड ईटीएफ ने कोरिया के मार्केट को कैसे झूला बना दिया? फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कोरिया का मार्केट कितना इंपॉर्टेंट है और इंडिया पर इसका क्या असर पड़ता है? ध्यान रखिए, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन जिज्ञासा का क्लियर कट जरूर है। ये कहानी को समझने के लिए हमें आज के एआई चिप्स से पीछे जाना होगा। वो साल 1953 का था। यूएन की छाया में कोरिया वॉर खत्म हुआ था। कोरिया की धरती टूटी हुई थी, परिवार बटे हुए थे, उद्योग लगभग खत्म थे, गरीबी बढ़ी थी। दुनिया ने शायद ही सोचा होगा कि ये देश कुछ ही दशकों बाद सैमसंग, हुंडई, एलजी, एसके और किया जैसे ग्लोबल ब्रांड्स देगा। लेकिन साउथ कोरिया ने एक अलग रास्ता चुना। उसने सिर्फ सस्ता लेबर बेचने की कोशिश नहीं की, उसने इंडस्ट्री बनाई, एक्सपोर्ट बनाए, शिप बिल्डिंग्स बनाई, ऑटोमोबाइल्स बनाए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेमोरी चिप्स। कोरिया ने दुनिया को दिखाया कि कोई देश अगर डिसिप्लिन, एजुकेशन, एक्सपोर्ट और टेक्नोलॉजी को जोड़ दे तो गरीब से ग्लोबल पावर बन सकता है। कोरिया की अर्थव्यवस्था को मिरेकल ऑफ हैन रिवर कहा गया। हैन रिवर के किनारे उठा ये चमत्कार आज सिलिकॉन, मेमोरी और एआई की दुनिया में खड़ा है। और यही वजह है कि कोरिया का मार्केट सिर्फ कोरिया की खबर नहीं रह गया, ग्लोबल टेक्नोलॉजी साइकिल की खबर बन गया है। अब वैभव से मिलिए जो नोएडा में रहते हैं। सुबह 7:20 का समय है। नोएडा में वैभव अपना लैपटॉप खोलते हैं। पहले उनकी आदत थी सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी देखना, फिर डाउ फ्यूचर्स देखना, नेस्डेक देखना, फिर क्रूड ऑयल देखते हैं। लेकिन अब कुछ दिनों से उनकी पहली नज़र सियोल पे पड़ती है, कोरिया पर पड़ती है। देखते हैं कि कोस्पी कितना गिरा, एसके हाइनेक्स कितना हिला, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स लाल है या हरा, कोरियन वॉन कमज़ोर है या मजबूत। छोटा भाई पूछता है, भाई इंडिया ट्रेड करना है या कोरिया? वैभव हंसकर कहते हैं, इंडिया ट्रेड करना है, लेकिन अब इंडिया खुलने से पहले कोरिया देखना पड़ता है, क्योंकि अगर एसके हाइनेक्स गिरा तो सेमीकंडक्टर का मूड बदलेगा, सेमीकंडक्टर मूड बदला तो नेस्डेक बदलेगा, नेस्डेक बदला तो एफआईआईज का मूड बदलेगा, और एफआईआईज का मूड बदला तो निफ्टी भी चुप कहाँ बैठेगा। यहीं से कहानी शुरू होती है। पहले इंडियन ट्रेडर अमेरिका देखता था, फिर चाइना देखता था, अब कोरिया भी
देख रहा है, क्योंकि आज मार्केट की नई नस सिर्फ ऑयल नहीं है, नई नस दरअसल एआई की चिप्स हैं। और एआई चिप्स की दुनिया में कोरिया का नाम बहुत बड़ा है। अब असली सवाल ये कि कोरियन स्टॉक मार्केट में इतना मूव क्यों आ रहा है। कोरिया के मार्केट में इतनी बड़ी चाल के दरअसल 6 कारण हैं। पहला कारण एआई और मेमोरी चिप्स की एक तरफा रैली। दुनिया एआई के पीछे भाग रही है। एआई डेटा सेंटर्स को जीपीयूज चाहिए, जीपीयूज को हाई बैंडविड्थ मेमोरी चाहिए। एचबीएम यानी हाई बैंडविड्थ मेमोरी एआई सर्वर्स की सबसे जरूरी चीजों में से एक है। और एचबीएम में एसके हाइनिक्स बहुत बड़ा प्लेयर है। सैमसंग भी मेमोरी सेमीकंडक्टर जाइंट है। इसलिए जब एआई थीम स्ट्रांग होती है, कोरिया मार्केट उड़ता है। जब एआई वैल्यूएशन पर सवाल उठता है तो कोरिया मार्केट गिरता है। अब दूसरा कारण, इंडेक्स का कंसंट्रेशन। कोस्पी कोई बराबर वजन वाली बास्केट नहीं है, इसमें बड़े स्टॉक्स का बड़ा असर है। एमएससीआई कोरिया इंडेक्स में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स का वेट बहुत ज़्यादा है। रीसेंट डेटा के हिसाब से ये दो नाम केवल इंडेक्स को डायरेक्शन देते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरे बाजार में जितने वॉल्यूम होते हैं उनका 80% वॉल्यूम केवल ये दो कंपनियां एसके हाइनिक्स और सैमसंग में हो जाता है। यानी कोरिया मार्केट में एक दिन का बड़ा मूव पूरे देश की इकोनॉमी का वर्डिक्ट नहीं है, कई बार ये दो मेगा चिप स्टॉक्स का वर्डिक्ट है। सैमसंग और एसके हाइनिक्स हिले तो कोस्पी हिला। अब तीसरा कारण, लेवरेज्ड ईटीएफ्स। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। दरअसल लेवरेज्ड ईटीएफ्स वह फंड हैं जो किसी स्टॉक या इंडेक्स की डेली मूवमेंट को 2-3 गुना, कभी कभी 5 गुना तक एम्पलीफाई करने की कोशिश करता है। आसान भाषा में समझिए, स्टॉक 5% गिरा तो ईटीएफ 10 या 15% गिरेगा। स्टॉक 5% चला तो ईटीएफ 10 या 15% चलेगा। समस्या यहां से शुरू होती है। जब एसके हाइनिक्स ऊपर जाता है, ईटीएफ को और शेयर खरीदने पड़ते हैं। जब एसके हाइनिक्स गिरता है तो ईटीएफ को शेयर बेचने पड़ते हैं। इससे फीडबैक लूप बनता है। चढ़ाई में खरीद बढ़ती है, गिरावट में बिकवाली बढ़ती है। साउथ कोरिया और हांगकांग में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स से जुड़े सिंगल स्टॉक लेवरेज्ड ईटीएफ ने मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है, उतार चढ़ाव है, उसको बढ़ाया है। एसके हाइनिक्स ट्रैकिंग हांगकांग लिस्टिक लेवरेज्ड ईटीएफ की एसेट्स 2026 में कई गुना बढ़ी और अब वह अपनी कैटेगरी का दुनिया का सबसे बड़ा फंड बन गया। यानी कोरिया मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर ट्रेड नहीं कर रहे, मशीन भी ट्रेड कर रही है। ईटीएफ स्ट्रक्चर भी ट्रेड कर रहा है, पोजीशनिंग भी ट्रेड कर रही है। चौथा कारण, रेगुलेटर की चिंता। जब मार्केट में आग बहुत तेज होती है तो रेगुलेटर पानी लेकर आता है। साउथ कोरिया में फाइनेंशियल सर्विस कमीशन ने मेजर टेक्नोलॉजी फर्म से जुड़े न्यू सिंगल स्टॉक लेवरेज्ड ईटीएफ लिस्टिंग पर टेम्परेरी बैन अनाउंस कर दिया, रोक लगा दी। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम कैश डिपॉजिट 10 मिलियन वॉन से बढ़ाकर 30 मिलियन वॉन किया गया। मिनिमम ट्रेडिंग यूनिट भी 1 शेयर से बढ़ाकर 20 शेयर की गई। एडवांस रिस्क एजुकेशन भी जरूरी की गई। ये कदम वॉलेटिलिटी और रिटेल रिस्क को कम करने के लिए था, लेकिन मार्केट में रेगुलेटर की एंट्री खुद भी सिग्नल बन जाती है। ट्रेडर सोचते हैं अगर रेगुलेटर वरीड है तो रिस्क सच में बड़ा है, और फिर कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, कुछ लोग पैनिक सेलिंग करने लगते हैं, कुछ लेवरेज्ड पोजीशन कटती हैं। यानी आग बुझाने की कोशिश भी पहले धुआं बढ़ा देती है। अब पांचवा कारण, बैंक ऑफ कोरिया का सरप्राइज रेट हाइक। 16 जुलाई 2026 को बैंक ऑफ कोरिया ने बेंचमार्क रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 2.75 कर दिया। रेट हाइक का मतलब क्या हुआ? कर्ज लेना महंगा होगा, लिक्विडिटी कम होगी, इक्विटी वैल्यूएशन पर प्रेशर आएगा। जब मार्केट पहले से एआई एंथू पर चढ़ा हो तब रेट हाइक प्रॉफिट बुकिंग को क्रैश में बदल सकती है। छठा कारण, फॉरेन इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर की अलग दिशा। एक तरफ कोरियन रिटेल इन्वेस्टर एआई और चिप स्टॉक में जोर से घुसे, दूसरी तरफ फॉरेन इन्वेस्टर ने इमर्जिंग एशिया टेक हैवी मार्केट से पैसा निकाला। जून 2026 में इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज से सबसे बड़ा आउटफ्लो दिखा। साउथ कोरिया और ताइवान से भारी फॉरेन सेलिंग हुई। साउथ कोरिया से मंथली आउटफ्लो कई साल में सबसे बड़ा हो गया। यानी ये सिर्फ एआई अच्छा है या बुरा है का सवाल नहीं, ये सवाल है कौन खरीद रहा, कितने लेवरेज से खरीद रहा, कौन बेच रहा और गिरावट में कौन मजबूर होकर पोजीशन
काट रहा। अब आप आगे समझिए कि एसके हाइनिक्स की जो रीसेंट लिस्टिंग हुई यूएस में, उसके बाद क्या बदला। अब एसके हाइनिक्स की बात। एसके हाइनिक्स कोई नई कंपनी नहीं है, ये कोरिया की पुरानी लिस्टेड सेमीकंडक्टर कंपनी है। नई बात यह है कि एसके हाइनिक्स के यूएस लिस्टेड एडीआर ने अमेरिकन इन्वेस्टर को सीधे डॉलर में ट्रेडिंग का रास्ता दिया। एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सरल भाषा में ऐसे समझिए कि फॉरेन कंपनी को ऐसा रिसिप्ट जिससे यूएस मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। एसके हाइनिक्स के न्यू यूएस लिस्टेड एडीआर कोरिया में लिस्टेड शेयर के मुकाबले प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे थे। शुरुआत में यह प्रीमियम बहुत बड़ा था, फिर आर्बिट्राज और कन्वर्जन की उम्मीद से यह प्रीमियम घटने लगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ही कंपनी दो मार्केट में दो प्राइस पर ट्रेड कर रही है। सियोल में एक भाव, अमेरिका में दूसरा भाव। जब तक कन्वर्जन इजी नहीं, प्रीमियम रह सकता है। कन्वर्जन खुला तो आर्बिट्राज प्रीमियम घटाने की कोशिश करेंगे। एसके हाइनिक्स अब सिर्फ कोरिया का स्टॉक नहीं रहा, सियोल में ट्रेड हो रहा है, हांगकांग में लेवरेज प्रोडक्ट में ट्रेड हो रहा है, अमेरिका एडीआर में ट्रेड हो रहा है, यूएस ईटीएफ फ्लो में ट्रेड हो रहा है। एक कंपनी 4 मार्केट में मूड बना रही है। और जब एक स्टॉक इतने मार्केट में एक साथ ट्रेड होने लगे तो उसका भाव सिर्फ फंडामेंटल से नहीं चलता, उसका भाव चलता है एआई नैरेटिव से, एडीआर के प्रीमियम से, ईटीएफ की रीबैलेंसिंग से, रिटेल के लेवरेज से, फॉरेन इनफ्लो से और आर्बिट्राज की उम्मीद से। अब समझिए कि कोरिया का मार्केट दुनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया छोटा देश है, लेकिन छोटा मार्केट नहीं है। 2026 में साउथ कोरिया के चिप हैवी मार्केट ने ग्लोबल मार्केट कैप रैंकिंग में इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया था। कोस्पी, कोसडॉक और कोनेक्स पर लिस्टेड कंपनियों की कंबाइंड वैल्यू करीब $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंची। इसी वजह से साउथ कोरिया दुनिया के सबसे बड़े इक्विटी मार्केट में ऊपर चढ़ा। यानी कोरियन मार्केट कोई साइड स्क्रीन नहीं है, ये दुनिया के बड़े इक्विटी मार्केट में आ चुका है। एफआईएस जब इमर्जिंग मार्केट्स एलोकेट करता है तो वह सिर्फ इंडिया नहीं देखता, ताइवान देखता है, कोरिया देखता है, चाइना देखता है, इंडिया देखता है, ब्राज़ील देखता है। अगर कोरिया और ताइवान एआई और सेमीकंडक्टर की वजह से चमकते हैं तो इंडिया की रिलेटिव अपील घट सकती है। मनी एब्सोल्यूट नहीं चलता, मनी रिलेटिव चलता है। जहां अर्निंग मोमेंटम तेज वहां पैसा, जहां एआई एक्सपोजर ज़्यादा वहां पैसा, जहां वैल्यूएशन अट्रैक्टिव वहां पैसा, जहां लिक्विडिटी ज़्यादा वहां पैसा। यही वजह है कि कोरिया मार्केट की हलचल इंडियन मार्केट के लिए इनडायरेक्ट सिग्नल बन जाती है। अब यह समझिए कि कोरिया का मार्केट क्या अभी ऐसा है या हमेशा से ऐसा रहा। कोरिया की हिस्ट्री लंबी है। कोस्पी 1983 में लॉन्च हुआ, इसके बाद बेस वैल्यू 4 जनवरी 1980 को मानी गई। यह साउथ कोरिया का मेन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है और मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से ही चलता है। यानी 1980 का 100 कई दशकों में हजारों पॉइंट में बदल गया, लेकिन रास्ता सीधा नहीं रहा। 97 में एशिया की फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उसका असर शेयर बाजार पर दिखा। उसके बाद 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जब पूरी दुनिया के शेयर बाजार लड़खड़ा रहे थे तो कोरिया उसमें भी था। फिर 2018 में मेमोरी डाउन साइकिल आया, 2020 में कोविड का क्रैश आया, 2022 में ग्लोबल रेट शॉक आया, अब 2026 में एआई लेवरेज वॉलेटिलिटी आई। कोरिया मार्केट का कैरेक्टर समझिए, ये डल मार्केट नहीं है, ये साइकिल मार्केट है। जब सेमीकंडक्टर चलते हैं कोरिया दौड़ता है, जब चिप डाउन साइकिल आता है कोरिया थकता है, जब एक्सपोर्ट साइकिल स्ट्रांग कोरिया स्ट्रांग, जब डॉलर वॉन प्रेशर कोरिया नर्वस, जब ग्लोबल टेक रैली तो कोरिया स्टार, जब एआई वैल्यूएशन सवालों में कोरिया बेचैन। कोरिया मार्केट ने लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाई है, लेकिन रास्ता हमेशा स्मूथ नहीं रहा। कोरिया का मार्केट एक एक्सपोर्ट मशीन की तरह है, जब ग्लोबल डिमांड तेज इंजन गर्म, जब ग्लोबल साइकिल स्लो इंजन हिलता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सवाल, क्या अब कोरिया क्रैश कर रहा है? कोरिया के मार्केट की गिरावट देखकर ऐसा लग सकता है कि कोई इकोनॉमी क्राइसिस आ गई, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। कोरिया की कंपनियों की अर्निंग स्टोरी पूरी तरह खराब नहीं है। एआई मेमोरी डिमांड अभी भी बड़ी थीम है, एचबीएम चिप्स की मांग बनी हुई है, सेमीकंडक्टर साइकिल अभी ग्लोबल मार्केट का सेंट्रल थीम है। समस्या फंडामेंटल से ज़्यादा पोजिशनिंग की है। जब बहुत पैसा एक ही थीम में आता है, जब बहुत पैसा उधार लेकर आता है, जब बहुत पैसा सिर्फ एक या दो स्टॉक में आता है, जब ईटीएफ डेली रीबैलेंसिंग मार्केट को एम्पलीफाई करता है, तो छोटा डर भी बड़ा मूव बन जाता है। कोरिया मार्केट में अभी यही हो रहा है। एआई का रॉकेट ऊपर गया, अब लेवरेज ट्रेड का झूला नीचे ऊपर कर रहा है। इसलिए कोरिया की बेचैनी को सिर्फ क्रैश मत समझिए, ये ओवर ओनरशिप
ओवर लेवरेज और ओवर कंसंट्रेशन का सिग्नल है। अब आम आदमी के वैभव जैसे निवेशकों के मन में आने वाले सवाल। पहला सवाल, क्या कोरिया की इकॉनमी खराब हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। इकॉनमी अचानक खराब नहीं हुई, लेकिन मार्केट बहुत कंसंट्रेटेड हो गया, एआई और चिप्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गया। दूसरा सवाल, क्या एसके हाइनिक्स और सैमसंग गिर रहे हैं तो एआई खत्म हो गया? नहीं, एआई खत्म नहीं हुआ, लेकिन एआई ट्रेड ओवर क्राउडेड हो गया। तीसरा सवाल, क्या 6-8% इंडेक्स मूव नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। किसी मैच्योर नेशनल इंडेक्स में ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन जब दो बड़े स्टॉक इंडेक्स पर बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, उनकी पकड़ जरूरत से ज़्यादा हो जाती है, उनके ऊपर लेवरेज्ड ईटीएफ बन जाएं, तो इंडेक्स भी स्टॉक जैसा हिल सकता है। चौथा सवाल, क्या ये 2008 जैसी क्राइसिस है? अभी कहना जल्दबाजी होगी, ये उससे ज़्यादा एक लेवरेज्ड पोजिशनिंग शॉक है, लेकिन अगर रेट हाइक, फॉरेन सेलिंग और टेक करेक्शन साथ आते रहे तो पेन लंबा चल सकता है। पांचवा सवाल, इंडिया को इससे क्या? इंडिया को इसलिए फर्क पड़ता है क्योंकि एफआईआईज इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन रिलेटिव बेसिस पर करते हैं। अभी जैसा हमने समझा कि जहां लिक्विडिटी होगी, जहां वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होंगे, एफआईआईज वहीं जाएंगे। कोरिया और ताइवान अगर एआई स्टोरी अट्रैक्ट करते हैं तो इंडिया को खुद ही अलग कहानी देनी होगी। कंजम्पशन, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, डेटा सेंटर और डोमेस्टिक ग्रोथ की कहानी। अब इंडिया पर इंपैक्ट क्या है ये समझ लेते हैं। तो कोरिया के मार्केट में इस उथल पुथल का इंडिया पर 4 रास्तों से इंपैक्ट आता है। पहला तो क्लियर हो गया, एफआईआईज का एलोकेशन। अगर कोरिया और ताइवान ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं तो इमर्जिंग मार्केट फंड से इंडिया पैसा निकाल कर या एलोकेशन कम कर कर कोरिया और ताइवान में बढ़ा सकते हैं। 2026 में यही हुआ। फॉरेन इन्वेस्टर ने इंडियन इक्विटीज से भी पैसा निकाला था। इसी दौर में कोरिया और ताइवान का राइज इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन में बढ़ा था। ये बड़ा सिग्नल बना। दूसरा, सेमीकंडक्टर का मूड। एसके हाइनिक्स, सैमसंग, टीएसएमसी, एनवीडिया, माइक्रोन, ये सब एक ही ग्लोबल टेक चेन के हिस्से हैं। कोरिया में सेल ऑफ आए तो नेस्डेक फ्यूचर, चिप स्टॉक और ग्लोबल रिस्क सेंटीमेंट पर असर आ सकता है। तीसरा, एशिया रिस्क सेंटीमेंट। एशिया में बड़ा मार्केट 6 से 8% गिरता है तो फंड मैनेजर पूरे रीजन का रिस्क घटा सकता है, उसका असर इंडिया पर भी आ सकता है। चौथा, करेंसी और कैरी ट्रेड। अगर कोरिया में फॉरेन मनी बेचता है तो वॉन कमजोर होता है, रीजनल करेंसीज पर प्रेशर आता है, रुपी सेंटीमेंट भी इनडायरेक्टली इससे प्रभावित हो सकता है। इंडिया का मार्केट कोरिया जैसा कंसंट्रेटेड नहीं है। इंडिया में बैंक, आईटी, कंजम्पशन, ऑटो, फार्मा, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉड स्ट्रक्चर है, लेकिन एफआईआईज की स्क्रीन पर इंडिया अकेला नहीं है। इंडिया का कंपटीशन अब सिर्फ चाइना से नहीं, ताइवान और कोरिया से भी है। एआई साइकिल ने इमर्जिंग मार्केट्स की रैंकिंग बदल दी है। तो आज का क्लियर कट क्या है? आज की क्लियर कट बात यह है कि साउथ कोरिया का मार्केट इसलिए बेचैन है क्योंकि वहां आज एआई ट्रेड सबसे बड़ा कंसंट्रेटेड मैदान बन गया है। एक तरफ एसके हाइनिक्स और सैमसंग जैसे सेमीकंडक्टर जाइंट हैं, दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर का जोश है, तीसरी तरफ उधारी पर खड़े ईटीएफ मशीन है, चौथी तरफ फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग है, पांचवी तरफ बैंक ऑफ कोरिया का रेट हाइक है और ऊपर से ग्लोबल एआई वैल्यूएशन का डर। कोरिया का 6-8% का मूव सिर्फ कोरिया की इकोनॉमी का वर्डिक्ट नहीं है, ये एक क्राउडेड ट्रेड की आवाज है। ये बताता है कि जब दुनिया एक ही थीम पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा देती है तो मार्केट शांत नदी नहीं रहता, झूला बन जाता है। एसके हाइनिक्स की यूएस लिस्टेड एडीआर ने इस कहानी में नया लेयर जोड़ दिया। अब एक कोरियन कंपनी सियोल, हांगकांग और अमेरिका की लिक्विडिटी से चल रही है। एक जगह प्रीमियम बनता है, दूसरी जगह आर्बिट्राज की उम्मीद आती है, तीसरी जगह लेवरेज्ड प्रोडक्ट ट्रेड करता है और पूरा इंडेक्स हिल जाता है। कोरिया की हिस्ट्री भी यही कहती है, ये देश राख से उठा, इंडस्ट्री बनाई, एक्सपोर्ट बनाए, चिप बनाए, दुनिया की सप्लाई चेन में जगह बनाई, लेकिन उसका मार्केट हमेशा ग्लोबल साइकिल से जुड़ा रहा। जब चिप साइकिल चढ़ता है कोरिया उड़ता है, जब साइकिल डरता है कोरिया कांपता है। इंडियन व्यूअर्स के लिए लेसन साफ है, गिफ्ट निफ्टी देखिए, नेस्डेक देखिए, लेकिन अब कोरिया का इंडेक्स भी देखिए, क्योंकि एआई की दुनिया में कोरिया सिर्फ एक देश नहीं, कोरिया मेमोरी चिप की धड़कन है। और आज के मार्केट में मेमोरी चिप की धड़कन तेज हो जाए तो दुनिया की स्क्रीन हिलती है। कोरिया मार्केट की बेचैनी हमें ये बताती है कि फ्यूचर का ट्रेड सबसे ज़्यादा चमकदार होता है, लेकिन वही ट्रेड सबसे ज़्यादा क्राउडेड भी हो सकता है। एआई कहानी असली हो सकती है, लेकिन हर एआई रैली सस्टेनेबल नहीं होती।
सेमीकंडक्टर डिमांड मजबूत हो सकती है, लेकिन लेवरेज्ड ETF उसे झूला बना सकता है। कोरिया का बाजार यही कह रहा है। जब टेक्नोलॉजी, लेवरेज और लिक्विडिटी एक ही जगह मिलते हैं तो इंडेक्स भी स्टॉक की तरह हिलने लगता है। यही कोरिया के मार्केट की असली कहानी है, असली क्लियर कट है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे थे क्लियर कट। बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ।